नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसक घटना की न्यायिक जांच के आदेश जारी किए हैं। यह जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज BS चौहान के नेतृत्व में की जाएगी। मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि उस दिन कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति बन गई थी, जिसमें पुलिस कार्रवाई के दौरान 4 लोगों की मौत हुई। 24 सितंबर को लेह में भारी संख्या में युवाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया, जो देखते देखते हिंसक रूप ले गया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया, लेकिन झड़पों के कारण बड़े नुकसान की खबरें सामने आईं। हिंसा के बाद शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जांच का उद्देश्य इस घटना की पूरी सच्चाई सामने लाना और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करना है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम हो सके। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कहा है कि नीतीश कुमार NDA का चुनावी चेहरा रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुने गए विधायकों द्वारा किया जाएगा। अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद सभी दलों के विधायक पहले अपना नेता चुनेंगे, उसके बाद घटक दल मिलकर मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वे महत्वपूर्ण समाजवादी नेता हैं और NDA उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह संकेत है कि अगर JDU के विधायकों की संख्या कम रही तो भाजपा किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। इससे पहले JDU और भाजपा की सीटों की संख्या लगभग बराबर होने पर नीतीश कुमार का राजनीतिक प्रभुत्व कम हुआ था। अमित शाह का बयान भाजपा और JDU के बीच सत्ता संतुलन को लेकर स्पष्ट संदेश है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि वे 2 हफ्तों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे, जिससे अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार तनाव में कमी आने की संभावना दिखाई देती है। ट्रंप ने हाल ही में सभी चीनी आयातों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन अब कहा कि यह टिकाऊ नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि चीन के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने पहले कहा था कि चीन दुर्लभ मृदा पदार्थों पर नियंत्रण करके दुनिया को बंदी बनाने की कोशिश कर रहा है, और उन्होंने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग से मिलने का कोई कारण नहीं बताया था। चीन ने अमेरिकी टैरिफ की योजना को दोहरे मानदंड बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। अमेरिका ने सॉफ्टवेयर निर्यात पर भी नए नियंत्रण लागू किए हैं। इस बैठक से व्यापारिक विवादों पर वार्ता फिर से शुरू होने की उम्मीद है। बेल्जियम की एंटवर्प अदालत ने भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया है और भारत के अनुरोध पर उसकी गिरफ्तारी को वैध माना है। इससे नई दिल्ली को उसे वापस लाने में एक बड़ा कदम और करीब आया है। 65 वर्षीय चोकसी को CBI के अनुरोध पर 11 अप्रैल को एंटवर्प पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह 4 महीने से जेल में बंद है। अदालत ने कहा कि चोकसी के खिलाफ भारत में IPS की धाराओं 120B, 201, 409, 420, 477A और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7 और 13 के तहत मामला है, जो बेल्जियम में भी प्रत्यर्पण योग्य अपराध है। भारत ने अदालत को आश्वासन दिया कि प्रत्यर्पण के बाद चोकसी को मुंबई के आर्थर रोड जेल में सुरक्षित और मानक अनुसार रखा जाएगा। वह $950 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी के सिलसिले में वांछित है। चोकसी अब उच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है, लेकिन पहला महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। नोएडा प्रशासन और FSSAI ने दिवाली से पहले 500 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त किया है। यह पनीर हरियाणा के मेवात स्थित जंगी मिल्क प्लांट से दिल्ली NCR के बाजारों में भेजा जा रहा था और उसमें दुर्गंध आने की शिकायत मिली थी। 11 और 12 अक्टूबर की देर रात जांच के दौरान FSSAI अधिकारियों ने वाहन को रोककर पनीर के नमूने एकत्र किए। निरीक्षण दल में मुकेश कुमार, विजय बहादुर पटेल और रविंद्रनाथ वर्मा शामिल थे। जब्त किया गया पनीर नोएडा के भंगेल स्थित न्यू गढ़वाल डेयरी में रखा गया और अगले दिन स्थानीय अधिकारियों की मदद से नष्ट कर दिया गया। FSSAI के उपायुक्त सर्वेश कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पनीर खरीदते समय हल्की गंध, सख्त बनावट और सफेद रंग जांचें और असत्यापित स्रोत से उत्पाद ना लें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को असम पहुंचे और सिंगर जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने मृतक कलाकार के परिवार से मुलाकात की और उनसे सहानुभूति व्यक्त की। राहुल गांधी ने कहा कि परिवार ने सिर्फ यही कहा कि उन्होंने अपना जुबिन खो दिया है और वो चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए।
उन्होंने सरकार पर जोर देते हुए कहा कि यह उनका कर्तव्य है कि वह पारदर्शी तरीके से जांच करे और परिवार को पूरी जानकारी दे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वे और उनकी पार्टी सुबिन के परिवार के साथ हैं और इस कठिन समय में उनका साथ देंगे। उन्होंने असम के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि सुबिन के निधन से राज्य में गहरा दुख हुआ है। उनका यह दौरा परिवार और स्थानीय लोगों को हौसला देने के उद्देश्य से किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इन्फोसिस संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति के सामाजिक और शैक्षिक सर्वे में भाग न लेने के फैसले पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह सर्वे पिछड़ा वर्ग का नहीं बल्कि पूरी आबादी का है। यह उनके ऊपर है। अगर वे यानी मूर्ति कपल समझ नहीं पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ इसीलिए कि वे इन्फोसिस से हैं। क्या वे सब कुछ जानते हैं? हमने 20 बार कहा है कि यह पिछड़ा वर्ग सर्वे नहीं है, यह पूरी आबादी का सर्वे है। सिद्धरमैया ने कहा कि हमने कई बार स्पष्ट किया है, फिर भी सुधा और नारायण मूर्ति से पिछड़ा वर्ग सर्वे समझते हैं। यह गलत है। केंद्र की सरकार भी तो सर्वे कर रही है। क्या वे केंद्र के सर्वे में भी हिस्सा लेने के लिए मना कर देंगे? दोनों के पास राज्य के सर्वे के बारे में गलत जानकारी हो सकती है। बता दें कि मूर्ति दंपत्ति ने अपने घर में सर्वे में शामिल न होने का निर्णय लिया और एक स्वघोषणा पत्र भी दिया। उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने कहा कि सर्वे स्वैच्छिक है और किसी को बाध्य नहीं किया जाता। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण अनिवार्य न करने और डेटा गोपनीय रखने के निर्देश दिए। नारायण मूर्ति पहले भी सप्ताह में 70 घंटे काम करने और आईटी उद्योग में मेरिट आधारित प्रणाली पर विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने आरक्षण नीति का विरोध किया और मेरिट प्रणाली का समर्थन किया। उनके इन विचारों को आलोचकों ने सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े वर्गों के अधिकारों के खिलाफ माना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में प्रोफेसर सुजीत कुमार पर हमले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कथित तौर पर टीयू-एसयू की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा ने उन्हें थप्पड़ मारा और एबीवीपी के सदस्यों ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए दबाव डालते हुए धक्का मुक्की भी की। यह घटना प्रिंसिपल ऑफिस में दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हुई और सीसीटीवी में कैद हो गई। विवाद की शुरुआत कॉलेज के फ्रेशर्स फंक्शन और छात्र परिषद शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुई, जब एबीवीपी सदस्यों ने एनएसयूआई अध्यक्ष को पीटा था। प्रोफेसर कुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक दबाव में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। दीपिका झा ने कहा कि उन्होंने प्रोफेसर की बदतमीजी के कारण थप्पड़ मारा। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने वाइस चांसलर को पत्र लिखकर तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिससे छात्रों में आक्रोश बढ़ा है। त्रिपुरा में 15 अक्टूबर को 3 बांग्लादेशी नागरिकों की मौत के मामले ने दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश की सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे मानवाधिकारों और कानून के उल्लंघन वाला बताया। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके नागरिकों को पूरी तरह पीट कर मार दिया गया। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मृतक तीनों तस्कर थे, जिन्होंने भारतीय क्षेत्र के विद्याबिल गांव में मवेशी चोरी की कोशिश की और ग्रामीणों पर लोहे के डंडे और चाकू से हमला किया। इस हमले में ग्रामीण की मौत हुई, जबकि अन्य ग्रामीणों ने प्रतिरोध किया। अधिकारी जब घटनास्थल पर पहुंचे तब 2 तस्कर मृत पाए गए और तीसरे की अस्पताल में मौत हुई। मृतकों के शव बांग्लादेश को सौंप दिए गए हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की शुक्रवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने पर विचार कर रहे हैं, जो रूस में गहराई तक हमला कर सकती हैं। जेलेंस्की की यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी। ट्रंप ने पुतिन के साथ हुई बातचीत को बेहद सकारात्मक बताया और कहा कि दोनों देशों की टीमें अगले हफ्ते हंगरी में मुलाकात की तैयारी करेंगी। जनवरी के बाद अपनी तीसरी अमेरिकी यात्रा पर आए जेलेंस्की ने अमेरिका से अपील की कि उसे एडवांस्ड मिसाइलें उपलब्ध कराई जाएं, जिनकी मारक क्षमता लगभग 2500 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि रूस टॉमहॉक मिसाइलों की चर्चा सुनते ही बातचीत के लिए तैयार हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में लिंचिंग के शिकार दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने परिवार को उनसे मिलने से रोकने और धमकाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने परिवार के साथ करीब 30 मिनट बिताए और आश्वासन दिया कि कांग्रेस हर संभव मदद करेगी। हरिओम वाल्मीकि की 2 अक्टूबर को भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
राहुल के पहुंचने से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें परिवार ने मुलाकात से इनकार किया था, लेकिन बाद में परिवार ने राहुल को अपना मसीहा बताया। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने सरकार पर दमन और अन्याय का आरोप लगाया है। एनसीआरबी के अनुसार यूपी में दलितों पर अत्याचार के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और देश भर में दर्ज कुल मामलों में लगभग 25% हिस्सा इसी राज्य से आता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया के बीच भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हलफनामा विवादों में है। गुरुवार को दाखिल हलफनामे में चौधरी ने 2 आपराधिक मामलों का जिक्र किया है, जिससे उनकी साफ छवि पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा उनकी उम्र और शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी विरोधियों ने निशाना साधा है। चौधरी ने अपनी उम्र 60 साल से अधिक बताई है, लेकिन पुराने दस्तावेजों में अलग जानकारी दर्ज है। उन्होंने कामराज विश्वविद्यालय से पीएफसी कोर्स करने का दावा किया है, जिस पर जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या सम्राट चौधरी तमिल बोल सकते हैं। चुनाव आयोग ने सभी हलफनामों की जांच के लिए टीम बनाई है और विसंगति मिलने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है। वहीं भाजपा ने आरोपों को नकारते हुए इसे विपक्ष की हताशा बताया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.